अब हम करेंगे मशीन्स चैप्टर को, एंड दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, और इसे हम कंप्लीट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट में। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहां पर से मशीन्स की अगर मैं बात करूं, सो मशीन्स हेल्प्स अस टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज इन अ बेटर एफिशिएंट वे। कुल मिला के हमारी जिंदगी अब मशीन से घिरी हुई है। ये जो व्हाइट बोर्ड आपके पीछे लगा हुआ है ये एक मशीन है, जो ये माइक्रोफोन मेरे ऊपर लगा हुआ है ये एक मशीन है। ये तो बहुत ही ज्यादा जो ना फालतू की बातें हो गई, सारी चीजें मशीन से ऑब्वियसली यार। और हमारी डेली लाइफ जो ना इट इज सराउंडेड बाय मशीन्स, और तभी हमारी डेली लाइफ अब इतनी जो ना सिंपल हो चुकी है। सो फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ सिंपल मशीन्स। अब यहाँ पर तुम एकदम टेक्नोलॉजी वाले जो ना उस्ताद नहीं बनने वाले हो, तुम एकदम जो सबसे घटिया लेवल की मशीन है उनकी बात कर रहे हो, विच इज पुलीज एंड लिवर। तो उनमें जो ना कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हर एक मशीन जो ना किसी एक तरीके से हमारी जिंदगी में कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। So either it can like help you in changing the point of application of effort to a convenient point, या फिर in changing the direction of effort to a convenient point for obtaining a gain in obtaining a gain in speed। तो वो एज अ स्पीड मल्टीप्लायर काम कर रही होगी, ठीक है। या फिर जो है इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट, मतलब कि वो एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह हमारी हेल्प कर रही होगी। समझ रहे हो? तो मशीन हेल्प्स अस टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज इन अ बेटर एंड एफिशिएंट वे। फिर लिख दी वही लाइन। तो मशीन जो है ना लेकर के भाई एक ऐसा डिवाइस है जिसमें तुम ऐसे समझ सकते हो कि या तो वो एज अ स्पीड मल्टीप्लायर काम कर लेगी तुम्हारे लिए, या फिर वो एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम कर लेगी तुम्हारे लिए, या फिर जो ना वो तुम्हारी कुछ इस तरीके से हेल्प कर देगी कि किसी भी हैवी लोड को जब तुम खींच रहे हो तो एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में खींच पाओ। क्योंकि हमारे लिए एज अ ह्यूमन कन्वीनियंट डायरेक्शन क्या होता है? डाउनवर्ड्स। और अगर कोई भी फोर्स जो ना लेकर के आपको अपवर्ड्स लगाना पड़ रहा है तो आप उतने अच्छे से नहीं लगा पाओगे। तो अगर वो भी चेंज कर दे रही है, सो दैट्स अगेन हेल्पिंग यू, ठीक है। सो यहां पर से टर्म्स रिलेटेड टू मशीन क्या क्या टर्म्स होते हैं? तो जो एक रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स होता है जो हमें ओवरकम करना होता है, मशीन को ओवरकम करना होता है, वो होता है लोड। जो हम मशीन पे इंसर्ट करते हैं या फिर जो ना लेकर के अप्लाई करते हैं, दैट इज एफर्ट, ठीक है। और यहां पर से इसका निकल के आता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? दैट्स बेसिकली इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, ठीक है। आगे समझ में? दैट्स बेसिकली इक्वल टू व्हाट? लोड बाय एफर्ट। अब एक चीज समझना कि अगर भैया ऑब्वियसली एम ए ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, एम ए जो है मेरा अगर ये ग्रेटर देन 1 है, तो कैन आई जस्ट से दैट कि यहां पर से मेरा जो है मैं ज्यादा लोड को एक्सर्ट कर पा रहा हूं विथ लेस एफर्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो मशीन है दैट इज वर्किंग एज फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। सो एम ए अगर लेस देन 1 है तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि यहां पर से जो ना लोड जो है हमारा, ठीक है, वो जितना भी हो लेकिन एफर्ट उससे ज्यादा नीडेड है, ठीक है। एफर्ट ज्यादा नीडेड है अगर हमारा एम ए लेस देन 1 आ रहा है तो, ठीक है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि बॉडी हमारी जो ना लेकर के जो मशीन है हमारी वो एज ए स्पीड मल्टीप्लायर काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद में एम ए इक्वल टू 1, द एफर्ट नीडेड इज इक्वल टू द लोड। इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो मशीन है वो चेंज ऑफ डायरेक्शन कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है? चेंज ऑफ डायरेक्शन कर रही है। सो अ मशीन विद एम ए ग्रेटर देन 1 वर्क्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मशीन विथ एम ए इक्वल टू 1 वो जो ना लेकर के जनरली चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट करती है, और मशीन जो ना लेकर के विथ एम ए लेस देन 1 गिव्स द गेन इन स्पीड, ठीक है। तो ये वाली चीज अपन को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। एम ए इज रॉन्ग, ऑब्वियसली यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ, अब आता है वीआर पे। व्हाट इज वीआर? वेलोसिटी रेशियो। तो भैया ये कैसे निकालते हैं अपन? सो द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड इज कॉल्ड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन, ठीक है। सो यहां पर से इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वीआर इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? देखो, वी बाय वी एल, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ लोड। मैंने बोला अब इसमें एक बहुत ही बेसिक सी बात बताओ मुझे कि अगर मैं एक बात बोलूं, टाइम तो इक्वली लग रहा होगा दोनों में, है ना। तो कैन आई जस्ट से दैट इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इनटू टाइम बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इनटू टाइम। तो ये टाइम टू टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द लोड। तो ये एक चीज निकल के आ गई। वीआर हमारा क्या हो गया? डीई बाय डीएल। ये भी हो गया एक वीआर का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैंने बोला देखो, thus VR is also defined as the ratio of the displacement of effort to the displacement of load। अब यहां पर से हम एक चीज क्या देखते हैं? a machine works as a force multiplier अगर उसका VR more than 1 है, ठीक है। तो कैन आई जस्ट से दैट, मैं यहां पर तुम्हारे लिए सिंपल करके नोट्स बना देता हूं, ठीक है। तो मशीन जो ना फोर्स मल्टीप्लायर की तरह कब काम करेगी? जब उसका MA और VR ग्रेटर देन 1 हो। वो स्पीड मल्टीप्लायर की तरह कब काम करेगी? जब उसका
बेसिकली एम ए और वी आर लेस देन 1 हो, और उसके बाद में कोई भी मशीन हमारी जो है डायरेक्शन पे कब चेंज लाएगी, जब उसका एम ए इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू 1 हो। ठीक है, आ गया समझ में। अब ये एम ए और वी आर दोनों ही जो ना लेकर के क्या होती है, मतलब कोई भी यूनिट इनकी नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली इनके कोई यूनिट है ही नहीं, इसलिए। ठीक है, हाँ। अब यहां पर से अगर मैं तुमको बता दूं भाई, तुम अगेन फिर से बता रहा हूं, हर एक चैप्टर में एक एक बार बताऊंगा, यानी पूरे इस वीडियो में 12 बार बताने वाला हूं कि दैट यू गाइस कैन जस्ट यूज दीज नोट्स जो हमने तुम्हारे लिए बना रखे हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है, हाई एंड ग्राफिक नोट्स हैं, ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। इसमें हमने बहुत मेहनत करी है, 10 से 15 लोगों की टीम ने बैठ करके नोट्स को तुम्हारे लिए बनाया, जिनके अंदर तुमको एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हर एक चीज मिल जाती है। दे कम एट अ वेरी नॉमिनल प्राइसिंग ऑफ 300 रुपीज। यू कैन फाइंड देम ऑन आवर वेबसाइट। तुम अभी के अभी इनको परचेज करके अभी के अभी इस सेशन को देखते हुए भी अगर इसे फॉलो करोगे तो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प हो रही होगी। सो यू कैन यूज देम, दे विल 101% कॉन्ट्रीब्यूट इन योर बोर्ड्स। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है भैया क्या, इसके बाद आ जाता है भैया वर्क आउटपुट। ठीक है, सो वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट क्या होता है। ठीक है, अब सिंपल टर्म्स में समझते हैं। तो भैया वर्क इनपुट क्या है, जो हम मशीन पे कर रहे हैं। ठीक है, और जो मशीन कर रही है वो होता है वर्क आउटपुट। ठीक है, तो मैंने बोला वर्क इनपुट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द एफर्ट, मतलब कि एफर्ट आर्म। और उसके बाद में वर्क आउटपुट क्या होता है, ये होता है भैया लोड इनटू लाइक लोड इनटू लोड आर्म, विच इज बेसिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द लोड। ठीक है, तो अब भैया किसी भी मशीन की हम लोग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली एफिशिएंसी जिसका साइन ये है। ठीक है, इसको हम कैसे निकालते हैं, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। तो वर्क आउटपुट बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द लोड। उसके बाद में ये किसके बराबर हो जाएगा, एफर्ट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द एफर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से भी कैलकुलेटेड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कैन आई जस्ट से दैट कि ये चीज को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लोड बाय एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द लोड बाय द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द एफर्ट। अब ये तो मेरा वी आर हो गया एम ए, एंड कैन आई जस्ट से दैट दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ वी आर। बताओ है भैया, तो ये हो जाएगा एम ए इंटू 1 बाय वी आर। तो कैन आई जस्ट से दैट दिस इज इक्वल टू एम ए बाय वी आर। बताओ, तो हमने एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला निकाल दिया, एम ए बाय वी आर। ठीक, अब उसके बाद में भैया प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन क्या होता है, बताओ। सो प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन, कुछ प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन यूजफुल। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें एक नई चीज समझाऊं कि यार देखो, मशीन भी जो ना लेकर के दो तरीके की होती हैं। ठीक है, मशीन कैसी होती है, दो तरीके की होती हैं। सबसे पहले तो एक मशीन होती है रियल मशीन, विच इज दी एक्चुअल मशीन, और एक होती है आइडियल मशीन। ठीक है, अब ये वाली जो आइडियल मशीन होती है, इसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले इसकी बात करते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 100% होगी। ठीक है, कि मतलब कि जितना आप लोग वर्क इनपुट दे रहे होगे उतना ही तुम्हें वर्क आउटपुट मिलेगा। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है, क्या रियलिटी में ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। तभी जो रियल मशीन होती है उसमें हमेशा इस बात को याद रखना, दैट वर्क इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी वर्क आउटपुट। मतलब आपको हमेशा 100% या 1 से कम ही जो है एफिशिएंसी मिलेगी, इससे कम ही मिलेगी। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, जल्दी से बताओ, ऐसा क्यों होता है। बिकॉज जो एनर्जी होती है ना, जो हम वर्क इनपुट में दे रहे हैं, उसमें से कुछ कुछ एनर्जी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कहीं कहीं वेस्ट हो जाती है। कैसे वेस्ट हो जाती है भैया, सो बेसिकली द एनर्जी इज वेस्टेड इन दोस पार्ट्स, लाइक द मूविंग पार्ट्स इन इट आर नीदर वेटलेस नॉर स्मूथ और फ्रिक्शनलेस, तो उनमें वेस्ट हो जाती है। स्ट्रिंग्स में वेस्ट हो जाती है, इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड, तो उनमें वेस्ट हो जाती है। तो ऐसे करके काफी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तभी हमको हमेशा एफिशिएंसी बॉडी की 1 से या 100% से कमी मिलेगी। इट कैन बी 0.9 और 90%, बट इट कैन नेवर बी 1 और 100%। ठीक है, अब उसके बाद में एफिशिएंसी और एम ए एंड वी आर, ये वाला फॉर्मूला अपन लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए बाय वी आर, और या फिर तुम ऐसा ही बोल सकते हो दैट एम इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वी आर। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ लेट्स डिस्कस लीवर्स।
कि भैया लीवर क्या होता है। अब मैं बोलूंगा देखो भाई 3 तरीके के लीवर्स होते हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर्स, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है। 3 तरीके के लीवर्स होते हैं, विच इज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है। तो अब इन लीवर्स की अगर हम लोग बात करें तो इनमें है क्या भाई, इनमें है 3 चीजें, एफर्ट, लोड और फल्क्रम, क्योंकि दे आर पाइवटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब देखो, द एक्सेस अबाउट विच द लीवर टर्न्स पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑफ द लीवर कॉल्ड द फल्क्रम, मतलब कि वेयर इट इज पाइवटेड यार, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अगर इसमें तुम देखोगे यहां पर से ये सबको पता है कि भैया फल्क्रम से लेकर के एफर्ट तक इट इज एफर्ट आर्म, उसके बाद में लोड से लाइक फल्क्रम से लेकर के लोड तक इट इज लोड आर्म, ये सबको पता है, ठीक है। तो अब यहां से लेकर अपन लोग मेन बात करते हैं, ठीक है। मेन बात किसकी करते हैं भैया, हमारे काइंड्स ऑफ लीवर की, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन कुछ फॉर्मुलाज देख लेते हैं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट अपनी मिस आउट ना हो जाए। सो लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। मतलब कि मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट द फल्क्रम इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फल्क्रम, ठीक है। सो द टू मूवमेंट्स आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, और याद रखना दैट लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ठीक है। और यहां पर इसी तरीके से अपन एमए निकालते हैं। सो दस वी हैव एमए ऑफ अ लीवर एज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एफर्ट आर्म टू द लेंथ ऑफ इट्स लोड आर्म, ठीक है। कैसे निकालोगे तुम, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ठीक है, जिसको तुम बोल सकते हो डीई बाय डीएल, ठीक है। सो ये होता है एमए ऑफ लीवर, ये चीज याद रखना, ठीक है। सो दिस इज नोन एज दी लॉ ऑफ लीवर्स, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात समझना कि अगर डीई बाय डीएल है, ठीक है, डीई बाय डीएल है, तो अगर मान के चलना कि अगर मान लो मेरा डी इज इक्वल टू डीएल हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा एम ए 1 के बराबर आएगा, ठीक है। अगर मेरा डीई जो है वो ग्रेटर देन डीएल हो गया, तो ऑब्वियसली मेरा एम ए ग्रेटर देन 1 आएगा। और अगर मेरा डीई स्मॉलर देन डीएल हो गया, तो ऑब्वियसली मेरा एम ए स्मॉलर देन 1 आएगा। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीजें इन्होंने लिख रखी है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में काइंड्स ऑफ लीवर पे आते हैं, तो इसके लिए मैं तो तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे याद रख लो, FLE, फ्ली, ठीक है। सो फर्स्ट क्लास लीवर में बीच में क्या आता है, फल्क्रम आता है। सेकंड क्लास लीवर में बीच में क्या आता है, लोड आता है। थर्ड क्लास लीवर में बीच में क्या आता है, एफर्ट आता है, ठीक है। आ गया समझ में, बताओ गाइस, समझ में आ गया। फर्स्ट क्लास लीवर में एफ बीच में आएगा, सेकंड में एल बीच में आएगा और थर्ड में एफर्ट बीच में आएगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ क्लास 1 लीवर्स द फल्क्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड लोड। For class 1 levers, M and VR can have any value either greater than 1 or equal to 1 or less than 1, कुछ भी हो सकती है, depends, ठीक है। यहां पर से in case of class 2 levers the load L is somewhere in between the effort and the fulcrum F, ठीक है। तो वो लोड जो है बीच में होता है, ठीक है, आगे समझ में, वो बीच में होता है। तो कैन वी जस्ट से दैट कि अगर भैया लोड बीच में होगा, ठीक है, मैंने बोल दिया मान लो F यहां से ऐसे स्टार्ट हो रहा है और यहां पर बीच में मेरा लोड आ रहा है और उसके बाद में यहां एफर्ट है, तो कहना है जस्ट से दैट कि मेरा जो एफर्ट आर्म है और जो मेरा लोड आर्म है उनमें तो बहुत बड़ा ही डिफरेंस हो गया। तो क्या मैं यहां पर एक बात बोल सकता हूं कि इसका एमए बता दो हमेशा किसके बराबर होगा, बताओ। अब पढ़ना नहीं, यहां पे वैसे ही बता देना, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म के हिसाब से करते हो डी बाय डीएल, तो ये तो हमेशा भैया मेरा एमए क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 ही आएगा, समझ रहे हो। So in case of class 2 levers, the fulcrum F is between the effort E and L. For class 2 levers, the effort arm is always longer than the load arm. M and VR of class 2 levers are always more than 1. समझ गए, ठीक है। सर एम ए 0 हो सकता है इन केस ऑफ लीवर्स, कैसे होगा भाई, क्योंकि आप लोग यहाँ पर एफर्ट और लोड की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर एफर्ट आर्म और लोड आर्म की बात कर रहे हो। क्लास 2 लीवर्स ऑलवेज एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ये हमेशा एज अ फोर्स मल्टीप्लायर ही एक्ट करते हैं। उसके बाद में अब आ जाते हैं भैया, अब बीच में आ चुका है FLE, मतलब कि एफर्ट बीच में आ जाएगा अब, ठीक है, अब बीच में एफर्ट है। सो कैन आई आस्क यहाँ पर से एफर्ट आर्म छोटा हो गया, लोड आर्म बड़ा हो गया, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि भैया मेरा ऑब्वियसली हमेशा DE इज स्मॉलर देन DL, तो मेरा यहाँ पर से MA जो है ना लेकर के क्या करता है, हमेशा स्मॉलर देन 1 होगा, तो ये हमेशा एज अ स्पीड मल्टीप्लायर एक्ट करेगा, ठीक है, आ गया समझ में, क्योंकि एफर्ट बीच में। अब एग्जाम्पल्स ऑफ ईच क्लास ऑफ लीवर्स एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो क्लास 1 लीवर कहाँ मिलता है हमको, एक्शन ऑफ नॉडिंग ऑफ द हेड, ठीक है, क्योंकि वहां पर तुम देखते हो कि एफर्ट हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है, फल्क्रम हमारा बीच में यहाँ पर है नेक में, और यहाँ से लोड ये हमारी जॉ है, चिन, ठीक है,
उसके बाद में अगर तुम देखोगे सेकंड क्लास लीवर हमें कहाँ दिखता है, जब तुम ऐसे उठते हो ना तो यहां से तुम देखते हो कि जो तुम्हारा फल्क्रम है वो तुम्हारे एकदम फिंगर्स के पास में है, जो तुम अपनी टोज को लिफ्ट कर रहे हो वो तुम एफर्ट लगा रहे हो और तुम्हारा जो एक्चुअल पूरा पैर उठ रहा है वो लोड हो गया। उसके बाद में यहां से अगर तुम देखोगे जो तुम्हारा फोरआर्म है, ठीक है, होल्डिंग अ लोड, सो यहाँ से ये लोड है, बीच में यहाँ पर से फल्क्रम लाइक जो फल्क्रम है वो बीच में को आ गया, एंड सॉरी एफर्ट बीच में को आ गया जो तुम्हारे बाइसेप पे एक्ट कर रहा है, और उसके बाद में लोड तुम्हारा ये वाला पोर्शन है, लाइक यहाँ पर है और ये फल्क्रम है, ये जॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया फोरआर्म होल्डिंग अ लोड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है तो नाउ यू गाइस कैन आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस पुलीज, ठीक है। अब अपन बात करेंगे पुली की। तो भैया व्हाट इज दिस पुली, पुली पुली। हाँ जी गाइस, तो अ सिंगल पुली और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पुलीज फिक्स्ड इन अ फ्रेम इज कॉल्ड अ ब्लॉक, व्हाइल अ स्ट्रिंग, रोप और चेन, इसको अपन टैकल बोलते हैं। सो सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होती है, देखो इसका मैं तुम्हें पहले ही से काम बता दे रहा हूँ, इसका सिंपल सिंपल काम होता है डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है। क्योंकि ये क्या करती है कि मान लो ऐसे ये एक पुली लटकी हुई है, यहां से तुम जो ना एफर्ट लगा रहे हो क्योंकि तुम्हें डाउनवर्ड्स लगाना पड़ रहा है, और यहां से ये तुम्हारा जो ना लेकर के लोड लटका हुआ है, ठीक है। तो इसे जब तुम खींच रहे हो तो तुम्हें डाउनवर्ड्स लगाना पड़ रहा है, तो ये क्या करती है ना, इसका एम भी 1 होता है, इसका वीआर भी 1 होता है, तो इसी वजह से ये सिर्फ तो सिर्फ क्या कर रही है, ये तुम्हारे डायरेक्शन को जो ना लेकर के सही कर देती है। वेयर अब तुम सिंगल मूवेबल पुली पे आओगे तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसे यहां से पाइवटेड है, ये पुली गई, इधर पे इसका लोड लटका हुआ है, और ऐसे डबल स्ट्रिंग्स के थ्रू तुम एफर्ट लगा रहे हो। तो मैंने बोल दिया एफर्ट क्या हो गया, टी प्लस टी, 2t हो गया, लोड तुम्हारा एक ही में आ रहा है तो टी, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरा एम ए क्या हो जाएगा, अबे सॉरी यार मैं कह रहा हूं उल्टा ही बना दिया मैंने, एक सेकेंड। यस गाइस, सो ये मेरी पुली हो गई, ठीक है, ये इसके यहाँ पर लोड लटका हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये मैं एफर्ट लगा रहा हूं, अब बिकॉज जो हमारा एफर्ट है वो टी के बराबर है, लेकिन हमारा लोड जो है दो दो स्ट्रिंग्स में जो ना डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, सो दैट इज टी प्लस टी, तो ये हो जाएगा 2t, ठीक है। और मैं एम ए निकालने जाऊंगा तो दैट्स 2t बाई टी विच इज इक्वल टू 2। तो ये एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम करती है, और वी आर बी 2 है तो एज अ स्पीड मल्टीप्लायर भी काम कर ले रही होती है। सो वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यूजिंग अ मूवेबल पुली, लेकिन इसमें हमें ऊपर को खींचना पड़ रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से बात करें, अब आ जाते हैं यहाँ पर से कि भैया अब देखो, क्योंकि ऑब्वियसली मूवेबल पुली में हमें ऊपर खींचना पड़ रहा है, तो अभी ऊपर खींचना तो मुश्किल है, इसका डायरेक्शन हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग अ फिक्स्ड पुली। और मैं वही बता रहा हूँ कि जो फिक्स्ड पुली होती है ना वो सिर्फ तो सिर्फ डायरेक्शन सही करने के लिए होती है। तो यहाँ से तुमने ऐसे स्ट्रिंग घुमा दी, अब हमें नीचे को खींचना पड़ेगा, अब हमारी कुछ बहुत ज्यादा हेल्प नहीं हुई, लेकिन हमारे को डायरेक्शन नीचे करने को मिल गया थ्रू अ फिक्स्ड पुली, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पुली ये जो अभी हमने बनाया, व्हेन अ हेवी लोड इज टू बी लिफ्टेड और शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी रिक्वायर अ पुली सिस्टम ऑफ एम ए व्हिच इज इक्वल टू लाइक मोर देन 2, सो अ सिंगल मूवेबल पुली इज नॉट इनफ। यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं कि हमने मल्टीपल मूवेबल पुलीज ले ली हैं, उसके बाद में एक हमने फिक्स्ड पुली लगा ली है टू फिक्स द डायरेक्शन, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा सिस्टम हमारी हेल्प कर देगा टू लिफ्ट अ हैवी लोड, ठीक है। और इसको हम कैसे निकालेंगे कि भैया जो एम ए होगा, ठीक है, एम ए हम लोग कैसे निकालते हैं, जितनी भी आपके पास मूवेबल पुली है उतनी कई आप लाइक मान लो 3 है तो 2 टू दी पावर 3 कर दो, 4 होती है तो हम लोग यहाँ पर से 2 टू दी पावर 4 कर देते। तो इस केस में तो फिलहाल में क्या आएगी 8, एम ए आपका 8 आ जाएगा और वी आर भी 8 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, चलो। अब उसके बाद में यूजिंग सेवरल फिक्स्ड पुलीज एंड 2 ब्लॉक्स, तो अगर तुम इस हिसाब से भी देखते हो यहाँ पर, इसको बोलते हैं अपन लोग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। और इसमें सबसे सही और इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि यहां पर स्ट्रिंग कैसे डालते हैं। अच्छा एक चीज और होती है, बहुत से लोग जैसे कि ये बोलते हैं कि भैया जो पुलिस हैं उनको ब्लॉक समझ लो और जो स्ट्रिंग डाली हुई है उसे टैकल समझ लो। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ऊपर वाले पोर्शन को ब्लॉक बोलो और नीचे वाले को टैकल बोल दो, समझ रहे हो, तो ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि ऊपर वाले को ब्लॉक बोलो, नीचे वाले को टैकल बोल दो, ठीक है। लेकिन अभी उस चीज को साइड में रखते हुए लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि स्ट्रिंग कैसे डालनी है। तो इसमें तुम देख सकते हो स्ट्रिंग इन्होंने कैसे डाल रखी है, इन्होंने स्ट्रिंग को जैसे डाली है, अगर तुम देखोगे ये इन्होंने ऐसे घुमाई, ये गए पूरे ऐसे, फिर उसके बाद में ये इस पे आए, फिर ऐसे घुमाते हुए ये इस पे आए और ये ऊपर वाले हुक, मतलब कुल मिला के यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट और एंड तुम्हें हमेशा इस हुक पे करना है। तो इस हिसाब से डालना, ठीक है, कभी भी डालो तो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सो इधर पे भी अगर तुम देखोगे, उधर हमने 2 टू दी पावर पे रख दिया था एन को, यहां पर हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी जितनी भी नंबर ऑफ पुलीज हैं, मान लो 4 हैं तो आप लोग एम ए बस उसी के बराबर होगा एन। तो उस वाले सिस्टम में वो कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज में जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज निकालते हो तो वहां पर आप लोग एम ए को कैसे कैलकुलेट करते हो, 2 टू दी पावर एन के बराबर। यहां पर आप लोग जब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पे आओगे तो इधर तुम एम इज इक्वल टू एन के बराबर ही रख देते हो,
ठीक है, ठीक है, ओके गाइस, अब ये अपन लोग समझ गए। अब ये भी थोड़ी सी एक बहुत छोटी सी चीज है, उतना ज्यादा मैटर नहीं करती, मैं फिर भी बता दूं, इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुलीज ऑन एमए वीआर एंड एफिशिएंसी क्या होता है। सो एम इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, लोड बाय एफर्ट। अब यहां पर तुम बस ऐसे लिख दो कि नंबर ऑफ एफर्ट माइनस वेट ऑफ द पुली, जो पुली का वेट होगा, बाय एफर्ट कर दो, ठीक है, विच इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन माइनस डब्ल्यू बाय ई। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रख लेना और इसे अप्लाई कर देना। और जब